नमस्कार प्रिय बच्चों। हमने देखा कि लेखिका किस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हो हिमालय की सुंदरता पर एक तरह से काव्यमयी हो गई थी। लेकिन यहाँ आकर के तीस्ता नदी के किनारे वे लायुंग में जहाँ वो पड़ाव लेती हैं, यहाँ उनका काव्यमय चिंतन दार्शनिकता में बदलने लगता है और वे जीवन के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का प्रयास कर रही हैं। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल हलाहल होता है विष। सारी तामसिकताएं बह जाएं इस बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से इस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण संक्रमण मतलब संयोग हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लेखिका जब बहुत ही दार्शनिकता में एक तरह से खो गई हैं तो उसी समय रात के समय उनके जो जीप के ड्राइवर हैं, जो कि गाइड की भूमिका भी निभा रहे हैं, वहीं गेस्ट हाउस में अपना गान शुरू करते हैं और वो लोग वहाँ नृत्य करने लगते हैं। इतने मनमोहक वातावरण में उस नृत्य में लेखिका की सखी जो कि मणि हैं, वो भी आत्मलीन होकर के नृत्य करने लगती हैं। वो इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत करती हैं। लेखिका को लगता है कि जैसे वो भीतर के आनंद से भर उठी हैं। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल और शुरुआती महीनों में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदान से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। बिल्कुल सही कह रही हैं लेखिका बच्चों। यहाँ पे हम जो लोग इतने गर्मी वाली जगह से जब ठंडे जगहों पर जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ बर्फ़बारी होती है तो हमारा मन बर्फ़ देखने को बड़ा ही उत्सुक होता है। लेखिका भी इसी आशा में तड़के सुबह उठ कर के सैर पर निकलती हैं और जानना चाहती हैं कि वहाँ बर्फ़ मिल जाए, लेकिन उनको बर्फ़ नहीं मिलती है। देखिए, वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तियां बर्फ़ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लाइन से 500 फीट ऊंचाई पर था। करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक हमें बतिया रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुंडूप कर लिया था। गुंडूप कर लिया मतलब खा लिया, निगल लिया। मीठियाँ झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। लेखिका बर्फ़ की तलाश में वहाँ सैर पर निकलती है, लेकिन बर्फ़ नहीं मिलती। तभी उन्हें जानकारी मिलती है वहाँ के स्थानीय युवक से कि प्रदूषण के कारण जो बर्फ़बारी है उसमें निरंतर कमी आ रही है। यहाँ हम इस समस्या को पाते हैं कि प्रदूषण का प्रभाव अगर हम सोचें कि हमारे महानगरों तक है, ऐसा नहीं है। जो प्राकृतिक परिवेश से परिपूर्ण जो वातावरण है वो भी प्रदूषण की मार झेल रहा है। वहाँ भी जो बर्फ़बारी है वो कम हो गई है और वहाँ के लोग भी ये अनुभव कर रहे हैं कि प्रदूषण ने वहाँ भी
अपनी हस्तक्षेप या अपनी पैठ जमा ली है और लेखिका को पता लगता है कि वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर 2 घंटे के रास्ते पर कटाऊ जगह है और वहाँ उन्हें 100% बर्फ़ मिल ही जाएगी, क्योंकि वह जगह अभी तक जो बाहर घूमने फिरने वाले जो सैलानी लोग होते हैं उनकी नज़रों में नहीं आई है। यदि वह जगह भी उन लोगों की नज़रों में आ गई तो वहाँ भी यही हश्र होगा जैसा कि मनुष्य ने यहाँ किया है। ये मनुष्य की स्वार्थपरता और कहूँ कि उसकी धन लोलुप नीति पर भी एक तरह से आक्षेप है कि मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वह विनाश लीला मचाता जाता है, उस जगह को गंदा करता जाता है, प्राकृतिक परिवेश को जो है किसी काम का नहीं छोड़ता। तो जहाँ तक मनुष्य का मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता है, प्रकृति जो है विशृंखलित होती जाती है और उस युवक की पीड़ा जो है इन्हीं शब्दों के द्वारा यहाँ व्यक्त भी हुई है। तो देखिए आगे, उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ हमारा सफ़र कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। अब लेखिका कटाव के रास्ते पर चल पड़ी है। तो यह यात्रा वृत्तांत यहाँ लायुंग तक का बड़ा ही मनमोहक है। धन्यवाद।